हेलो बच्चों। फिजिक्स में एक टॉपिक है जो सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन असल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मास एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हम इसे इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अजीब सी पहेली से, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे हम कहते हैं द मिसिंग मास मिस्ट्री। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर यह बिल्कुल सच है। सवाल बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जवाब बड़ा कमाल का है। अगर एक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है, तो जब हम उन सबका वजन जोड़ते हैं, तो न्यूक्लियस का वजन उस टोटल से कम क्यों होता है? आखिर वो थोड़ा सा मास गया तो गया कहां? यहां देखो, कितनी अजीब बात है। चलो एक हीलियम न्यूक्लियस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स का वजन अलग अलग जोड़ दें, तो टोटल आता है 4.03188 यूनिट्स। लेकिन जब हम पूरे हीलियम न्यूक्लियस को एक साथ तोलते हैं, तो वजन निकलता है सिर्फ 4.00260 यूनिट्स। साफ साफ दिख रहा है, न्यूक्लियस अपने पार्ट से हल्का है। अब इस अनोखी पहेली का जवाब एक ही जीनियस के पास था। चलिए देखते हैं उनका वो पावरफुल आइडिया जिसने लिटरली फिजिक्स की दुनिया ही बदल के रख दी। और वो आइडिया है अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे फेमस इक्वेशन A=mc²। ये इक्वेशन सिंपल सी चीज कहती है कि मास और एनर्जी ये दो अलग चीजें हैं ही नहीं, वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आइंस्टाइन ने ही समझाया कि मास एनर्जी का ही एक कंडेंस फॉर्म है। हम मास को एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में। इसका मतलब न्यूक्लियस बनते वक्त मास गायब नहीं हुआ, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसको एक बहुत ही सिंपल और मजेदार एनालॉजी से समझते हैं। इसे कहते हैं द मैरिज पैराडॉक्स। मान लो दो लोग हैं, दोनों का वजन है 70 किलो, तो उनका टोटल वजन कितना होना चाहिए? 140 किलो, राइट? लेकिन जैसे ही वो एक कपल बनते हैं, उनमें एक बॉन्ड बनता है, उनका कंबाइंड वजन हो जाता है 139.5 किलो। तो वो जो मिसिंग आधा किलो है, वही उनके बॉन्ड की एनर्जी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस में होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसी मिसिंग मास को एक स्पेशल नाम दिया गया है, मास डिफेक्ट। ये बस न्यूक्लियस के पार्ट्स के टोटल मास और न्यूक्लियस के एक्चुअल मास के बीच का डिफरेंस है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये एनसीईआरटी फॉर्मूला डेल्टा एम इक्वल्स जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम, इसे जरूर याद रखना है। और जब यही मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये वो सुपर ग्लू है, वो फेविकॉल का जोड़ है जो सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बांध कर रखता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, EB=Δmc²। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इस ग्लू एनर्जी को एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, हम वापस अपने हीलियम 4 के एग्जाम्पल पर आते हैं। सबसे पहले हम उसके पार्ट्स का एक्सपेक्टेड मास निकालेंगे, यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का टोटल मास। जैसा हमने पहले देखा था, ये है 4.03188 U। सिंपल है। अब आते हैं स्टेप 2 पे, मिसिंग मास यानी मास डिफेक्ट निकालेंगे। इसके लिए हम एक्सपेक्टेड मास में से एक्चुअल मास को माइनस कर देंगे। तो 4.03188 माइनस 4.00260, हमारे पास आया 0.02928 एटॉमिक मास यूनिट्स। यहां तक सब आसान है, राइट? और अब आ गया फाइनल स्टेप, इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन याद रखना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट से हमें लगभग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी मिलती है। तो हम बस अपने मास डिफेक्ट को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें मिलती है हीलियम 4 न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 27.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यही वो एनर्जी है जो उस छोटे से न्यूक्लियस को इतना मजबूत बनाती है। चलिए अब कुछ ऐसी कॉमन गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम में साइलेंट किलर्स का काम करती हैं। अगर इनसे बच गए तो मार्क्स पक्के हैं। सबसे पहली गलती, ये सोचना कि मास डिस्ट्रॉय हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि मास बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास कहीं जाता नहीं, बस अपना रूप बदलता है। दूसरी गलती, बाइंडिंग एनर्जी को एक रिपल्सिव यानी धक्का देने वाली फोर्स समझना,
बिल्कुल गलत। बाइंडिंग एनर्जी वो ग्लू है जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ जोड़कर रखता है। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और तीसरी गलती, ये सोचना कि जो न्यूक्लियस जितना भारी होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। असलियत में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मीडियम साइज न्यूक्लिया में होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन 56। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ एग्जाम के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट का हमारे रियल वर्ल्ड पर बहुत ही बड़ा असर है। ये जो कर्व स्क्रीन पर दिख रहा है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, ये पूरी न्यूक्लियर एनर्जी का सीक्रेट कोड है। न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर हमारे सूरज की रोशनी तक सबका राज इसी एक कर्व में छुपा हुआ है। इस कर्व को समझना बहुत आसान है। देखिए, कर्व के राइट साइड पर हैं भारी न्यूक्लियाई। ये कम स्टेबल हैं। जब ये टूटकर कर्व के मिडिल में आते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसे कहते हैं फिजन। अब कर्व के लेफ्ट साइड देखिए, यहां हैं हल्के न्यूक्लियाई। ये भी कम स्टेबल हैं। जब ये जुड़कर आगे बढ़ते हैं तब भी जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। इसे कहते हैं फ्यूजन। और इस कर्व का बादशाह कौन है? ये जो सबसे ऊपर पीक पर बैठा है, आयरन, यूनिवर्स के सबसे स्टेबल एलिमेंट्स में से एक। तो चलिए आज के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, एक न्यूक्लियस का वजन हमेशा उसके पार्ट्स के टोटल वजन से कम होता है। नंबर 2, इस मिसिंग मास को हम कहते हैं मास इफेक्ट। नंबर 3, यही मास इफेक्ट E=mc² के जरिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और नंबर 4, यही बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को एक साथ जोड़े रखती है। तो अब आखिरी में एक बार इस बात को सोचिए, सितारों की अनंत रोशनी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जबरदस्त पावर, ये सब सिर्फ उस छोटे से मिसिंग मास से आती है। ये बात हमें हर एक एटम के अंदर छुपी हुई इनक्रेडिबल एनर्जी के बारे में क्या बताती है? इस पर जरूर सोचते।